हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो जूनियर अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी आई है उसकी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे, तो वहाँ पर आपके प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए थे। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसमें जो कॉमर्स के क्वेश्चंस आए हैं उसको सॉल्व कर रहे थे। तो इसका एक पार्ट हम लोगों ने जो 2018 में हुआ था एग्जाम आपका, उसका एक पार्ट हम लोगों ने जो पढ़ लिया था। इसकी फर्स्ट जो आई था पार्ट उसमें, अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे। इसमें आगे के क्वेश्चंस 80 तक हो गए थे, 81 से अब इसको स्टार्ट करेंगे। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस के लिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी करना है। आई शुरू करते हैं। इसमें जीएसटी रेट ऑन गुड्स विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, वस्तु पर जीएसटी दर की गणना किस आधार पर की जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो जीएसटी रेट होता है उसकी गणना किस बेसिस पे की जाती है। एसएससी कोड सिस्टम, आईएनएस कोड सिस्टम, एससीए कोड सिस्टम या फिर एचएसएन कोड सिस्टम। तो यहाँ पर जो जीएसटी रेट होते हैं, रेट होगा गुडविल, तो यहाँ पर जो जीएसटी रेट होता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, किस बेस पर, तो उसे एचएसएन कोड सिस्टम पर किया जाता है। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, उसे भी देख लीजिएगा क्या हो जाती है एचएसएन की, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको भी पूछा जा सकता है। अलग से नोट कर लीजिए जो भी फुल फॉर्म्स हैं आपकी, बहुत सी मैं बता चुकी हूँ इससे प्रीवियस में भी आप लोगों को, और आगे भी आएंगी। जैसे जीएसटी की फुल फॉर्म है, ये एचएसएन की फुल फॉर्म है, पैन कार्ड की फुल फॉर्म होती है, तो उन सबको अलग से एक कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो कंप्यूटर की वीडियोस आएंगी वहाँ पर भी बहुत सी फुल फॉर्म रहेंगी, तो उनको भी नोट कर लीजिएगा जिससे कि एग्जाम टाइम में आप जल्दी क्विकली रिविजन कर सके उन चीजों का। एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The following is an example of capital expenditure. निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी व्यय का एक उदाहरण है। यहाँ पर पूछा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका एग्जाम्पल क्या है। डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल, पुनर्विक्रय के लिए खरीदे गए सामानों की लागत, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर बिजनेस, व्यापार के लिए ऋण पर ब्याज, एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग इन इंक्रीज लाइफ ऑफ एन एक्सिस्टिंग एसेट, व्यय के परिणाम स्वरूप मौजूदा संपत्ति का बढ़ा हुआ जीवन काल। तो यहाँ पर कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, वो एक्सपेंडिचर जो कई वर्षों तक जो व्यय होंगे वो कई वर्षों तक आगे चलते रहते हैं, तो वो हो जाते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो एक वर्ष की अवधि के अंदर किया जाता है वो हो जाता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या फिर जो पूरी संपत्तियों पर किए जाएंगे, इसको इस तरह से भी समझ लीजिए, जो कैपिटल एसेट होती हैं जैसे मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इसके लिए अगर आप एक्सपेंस कर रहे हैं तो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। और जो गुड्स से रिलेटेड है या फिर जो बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो फिक्स्ड एसेट पे जो डिप्रिसिएशन होता है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, वो तो बता ही दिया मैंने आपको कि अगर कोई भी गुड्स परचेज की जा रही है रीसेल के लिए तो वो भी क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर रीसेल से मतलब ये है कि ऐसे रॉ मटेरियल अगर आप परचेज कर रहे हैं उस पर काम होने के बाद वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, उसके बाद आप उसको सेल करेंगे तो वो रीसेल मतलब हो जाएगा। जो इंटरेस्ट होता है लोन पे दिया जाता है तो वो भी आपकी क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आता। जो एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग इन इंक्रीज लाइफ ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट, कोई ऐसी एसेट है जो अभी आपके पास है, उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें अगर आप कोई चार्जेस या इस तरह के कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं, जो चार्जेस लग रहे हैं वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और डिटेल में समझने के लिए मैंने कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे वीडियो अलग से आप लोग के लिए अपलोड करी है क्लासेस वाली वीडियोस में, वहां पर देख लीजिए, डिटेल में आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Leased land should be shown in financial statement of the company although the company doesn't own this piece of land. This statement belongs to which accounting concept? पट्टे पर दी गई भूमि को कंपनी के वित्तीय विवरणों में दिखाया जाना चाहिए, हालांकि कंपनी इस भूमि के भाग का मालिक नहीं है। यह कथन किस लेखांकन अवधारणाओं से संबंधित है। ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट, द्वैतता अवधारणा जो होगी, अक्रूवल कॉन्सेप्ट संग्रहण अवधारणा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट या फिर टाइमिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई लैंड है जो कि लीज पर दी गई है, पट्टे पर दी गई है, जो कि अब कंपनी के यूज में नहीं है, कंपनी के स्वामित्व में वो नहीं है, कोई दूसरा उसको यूज कर रहा है। तो कि जो कोई पट्टे पर लीज पर संपत्ति दी जाती है तो जिसको दी जाती है, जो भी लेने वाला होता है उसके पट्टे को, तो वो व्यक्ति उसको यूज कर रहा होता है, उस टाइम तक उसका स्वामित्व होता है उस चीज के ऊपर।
तो यहाँ पर वो कंपनी की नहीं है, तो उसे लेकिन फिर भी जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, फिर स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, तो हमें वहां पर उसे दिखाना चाहिए। तो ये कौन सी अवधारणा है? तो ये हो जाती है आपकी सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट अवधारणा हो जाती है। अच्छा, ये आप लोगों ने पहली बार सुनी होगी। तो इसमें सब्सटेंस ओवर फॉर्म अवधारणा जो होती है, इसमें ये होता है कि अगर कंपनी के पास कोई ऐसी एसेट है जिसका एक्चुअल में लीगली तो वो चीज यूज नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी इकोनॉमिक उसको जो है जो आर्थिक रूप से उसका कोई ना कोई उसको बेनिफिट मिल रहा है कंपनी को, तो उसे अपनी बैलेंस शीट में दिखानी चाहिए, जिससे कि जो कंपनी की सही आर्थिक स्थिति है वो दिखाई दे। इस वजह से उसको बैलेंस शीट में मेंशन करना चाहिए। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा। ये आप लोगों ने हो सकता है सुनी हो सकता है ना सुनी हो, यानी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per Companies Act 2013, read with amendments thereto, who among the following is considered as a key management person? कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संशोधन सहित निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति प्रबंधकीय कुंजी के रूप में जाना जाता है? असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, वाइस प्रेसिडेंट एचआर, कंपनी सेक्रेटरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि प्रबंधकीय कुंजी की मैनेजरियल पर्सन कहलाता है? तो कौन हो जाएगा? तो इसमें से जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है, कंपनी का सचिव होता है, वो कहलाता है कि मैनेजरियल पर्सन। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर भी डिटेल में भी देखिए, उन्होंने यही बात बताई हुई है कि रिफर्स टू टॉप एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट बाय द कंपनी दैट टिपिकली इंक्लूड द मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाते हैं, सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी होता है। तो यहाँ पर और या फिर अदर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, जो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी कि जो आपकी मैनेजमेंट होती है, 3 लेवल मैनेजमेंट होती है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ रहे होते हैं, वो माने जाते हैं कि मैनेजरियल पर्सन। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कंपनी सेक्रेटरी। या इसके अलावा अगर आपके सीईओ या फिर सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी दे रखा होता तो वो भी हो सकता था। यहाँ पर ऑप्शन में डी आपका कंपनी सेक्रेटरी रहेगा। एक आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन जीएसटी लॉ इज ए, भारतीय जीएसटी कानून है एक डेवलपमेंट बेस्ड टैक्स, विकास आधारित कर, डिविडेंड बेस्ड टैक्स, लाभांश आधारित कर, ऑरिजिन बेस्ड टैक्स, मूल आधारित कर, या फिर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी पर फिर लक्ष्य आधारित कर। इसको गंतव्य आधारित भी लिखा हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। तो जीएसटी जो है वो आपका डेस्टिनेशन बेस्ड है, गंतव्य या फिर लक्ष्य आधारित कर होता है। ये उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जब वस्तुओं की सप्लाई की जा रही होती है, तो सप्लाई के बेसिस पर इसको लगाया जाता है। तो ये गंतव्य या फिर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहलाता है कि जहां पर उन वस्तुओं का उपभोग किया जा रहा है सप्लाई करने के बाद, जिसके पास भी उपभोग के तौर पे वस्तुएं, कंजप्शन के तौर पे वस्तुएं जा रही होती हैं, वहां पर उसको पे किया जाता है। जैसे कि आप लोग कुछ भी ऑनलाइन परचेस करते हैं तो देखते होंगे वहां पर जीएसटी लगा होता है। आप कुछ भी मार्केट से परचेस करने जाइएगा तो देखिएगा उसकी रिसिप्ट में जीएसटी लगा होता है। तो जो भी उपभोग कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, वो उसको पे कर रहा होता है। इनडायरेक्ट टैक्स है, लगाया जाना चाहिए मैन्युफैक्चर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां पर, लेकिन क्या है, इनडायरेक्ट होने के वजह से इसका भुगतान जो है वो आप भी पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, XYZ Limited balance sheet showed total assets on rupees 15 lakh and the total liability of rupees 9 lakh. It has 2,50,000 shares outstanding and the shares are trading at rupees 12 per share. What is the market to book value for XYZ Limited? XYZ Limited का जो बैलेंस शीट है उस पर जो टोटल एसेट है उनकी वो 15 लाख की है और जो उनकी टोटल लायबिलिटी है वो 9 लाख की है। इसमें से 2,50,000 रुपए के शेयर बकाया हैं और शेयर जो है वो 12 रुपए प्रति शेयर पर कारोबार कर रही है वो कंपनी। तो आपको क्या निकालना है? बाजार का पुस्तांकित मूल्य निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे हम? तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए बुक वैल्यू पर शेयर की कि पुस्तकीय मूल्य क्या है एक शेयर का। तो उसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? तो सिंपल सी बात है, जितने टोटल आपके इक्विटी है उसमें अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं आउटस्टैंडिंग उससे डिवाइड कर दीजिए, निकल आएगा। तो टोटल इक्विटी हम कैसे निकालेंगे? हमको पता नहीं कि कुल पूंजी हमारी कितनी है। तो इसके लिए क्योंकि बैलेंस शीट में आपको पता है एक साइड एसेट होती है, एक साइड लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी की साइड में कैपिटल और जो कैपिटल और जो लायबिलिटी होती है वो ऐड होती है और दूसरी साइड एसेट सारी दे रखी होती है।
तो जब टोटल एसेट हमें पता ही है 15 लाख की, उसमें से हम टोटल लायबिलिटी को 15 लाख में से हम 9 लाख को लेस कर देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी टोटल इक्विटी 6 लाख की। अब निकालने के लिए बुक वैल्यू पर शेयर हम इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे ही रखा था, तो कितना आ जाएगा 2.4 पर शेयर आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नाउ लेट्स कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू पर शेयर मार्केट। तो इसको निकालने के लिए ₹12 पर शेयर ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है, जो मार्केट वैल्यू एज पर शेयर 12 रखिए और अपॉन में हमारी बुक वैल्यू पर शेयर मार्केट टू बुक वैल्यू जो अभी हमने निकाला था 2.4, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, सो द मार्केट टू बुक वैल्यू फॉर XYZ लिमिटेड इज 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या करना था आपको, बस यहाँ पर हमको निकालनी थी इक्विटी कि कितनी हमारी कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल। उसके बाद इक्विटी कैपिटल से हमको निकाल लेना है बुक वैल्यू पर शेयर की। उसके बाद हमारा जो दे रखा था क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, जो 12 रुपये प्रति शेयर पर जो कर रही थी कंपनी अपना व्यवसाय, उससे हम डिवाइड कर देंगे इसको, हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, EVA also referred to as economic profit attempts to capture the true economic profit of a company. The term EVA stands for। EVA को कंपनी के वास्तविक आर्थिक लाभ को अधिकृत करने के लिए आर्थिक लाभ प्रयासों के रूप में भी जाना जाता है। EVA शब्द का अर्थ है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एनालिसिस, एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड, एक्सपेक्टेड वैल्यू एनालिसिस। तो यहाँ पर आपको EVA की फुल फॉर्म बतानी है। तो यहाँ पर EVA क्या होता है, EVA की फुल फॉर्म हो जाती है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ये है क्या, तो इसका जो मेन होता है यूज, तो आप कह सकते हैं कि वित्तीय प्रदर्शन की एक माप होती है, तो कंपनी का फाइनेंशियल उसका किस तरह से रहा है परफॉर्मेंस उसकी, उसका एक मेजरमेंट के तौर पे इसको यूज किया जाता है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है उसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेस करके देखा जाता है कि शेष संपत्ति जो है उसके पर आधारित इसकी गणना की जाती है या उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A telecom service provider company receives refundable deposits from customers at the time of issuing the SIM cards to new customer. The average customer stays with the entity for years, which would be the correct accounting treatment of such deposit in the financial statements of telecom service provider company। एक दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी नए ग्राहकों को सिम कार्ड जारी करते समय ग्राहकों से वापसी योग्य जमा प्राप्त करती है। औसतन ग्राहक 4 साल की इकाई के साथ बना रहता है। दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी के वित्तीय विवरणों में इस तरह के जमा का सही लेखांकन उपचार कौन सा होगा, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट। तो यहाँ पर कहने का सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी जो कस्टमर्स को अपने सिम जो प्रोवाइड करा रही है उसमें उसके साथ ही जो उससे वैल्यू वो जो जमा कर रही है, वापसी योग्य मूल्य जो जमा कर रही होती है, तो वहाँ पर वो अपने जो विवरणों में दिखा रही है स्टेटमेंट में, तो वो किस तरह का रहेगा, एसेट के तौर पर आएगा, इनकम है, कैपिटल है, लायबिलिटी क्या है, तो वो क्या हो जाता है, एक तरह की लायबिलिटी हो जाती है, दायित्व हो जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इन डायरेक्ट मेथड डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इज। नगद प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि में मूल्यह्रास व्यय सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ से घटाया जाता है, एडेड टू नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ में जोड़ा जाता है, डिवाइडेड टू नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ से विभाजित किया जाएगा, या फिर मल्टीप्लाइड टू नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ से गुणा किया जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो वहाँ पर दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट हो जाता है। तो जब इनडायरेक्ट मेथड का हम यूज कर रहे होते हैं वहाँ पर डिप्रिसिएशन को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा या फिर दिखाया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसे हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट में। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाता है। एक चीज को और ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है डिप्रिसिएशन के बारे में कि डिप्रिसिएशन किस तरह का एक्सपेंस है, तो ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ये गैर नगद व्यय होता है डिप्रिसिएशन। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आप एक्सपेंस कोई नहीं कर रहे होते हैं, बस आप एसेट में से जितना भी परसेंटेज में डिप्रिसिएशन आपको लेस करना है, जिस भी मेथड से करना है, उससे से एसेट आपकी कम हो जाती है और वही वैल्यू को हम दिखा देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिप्रिसिएशन के नाम से। तो वहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन आप नहीं कर रहे होते हैं कैश में, ये नॉन कैश एक्सपेंस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स इनकम अर्न बाय ए क्लब फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ फर्निश्ड रूम्स टू इट्स मेंबर्स इज चार्जेबल। निम्नलिखित में से किस आय के तहत वर्णित किया जाता है जहां भारत में एक क्लब द्वारा सुसज्जित कमरों को उसके सदस्यों को शुल्क पर दिया जाता है, जिसे आय के तहत विभाग किया जाता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, सैलरी इनकम। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया में एक क्लब है, वहां पर उस क्लब में
फर्निश्ड जो रूम्स हैं अपने सदस्यों को फर्निश्ड रूम्स को दिया जाता है और वहाँ पर उनसे जो शुल्क होता है, जो फीस होती है वो ली जाती है। तो वो किस तरह का होगा या किस हेड में चार्ज किया जाएगा, किस हेड में उसे दिखाया जाता है, तो उसे दिखाया जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, अदर स्रोतों से आय में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कह रहा है कि एक नियोक्ता है, एक एम्प्लॉयर है, उसने अपने कर्मचारियों को, वर्कर्स को, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उन लोगों को प्रोवाइड कराए, ये नहीं कह रहा। अगर उन लोगों को प्रोवाइड कराया जाता तो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी में जाता, वेतन से आय में जाता। यहाँ पर क्लब की बात की जा रही है, तो उसे कहाँ डाला जाएगा? ऑप्शन बी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेशियो एनालिसिस कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैलकुलेटेड एज, अनुपात विश्लेषण में नियोजित पूंजी की गणना इस प्रकार की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जो रेशियो एनालिसिस होता है वहाँ पर जो कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकालते हैं तो उसे हम कैसे निकालते हैं? शेयर कैपिटल में रिजर्व सरप्लस को ऐड करके, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नेटवर्थ या फिर टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो निकाली जाएगी, जो टोटल एसेट होती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर करंट एसेट नहीं लिखा, टोटल एसेट लिखा है। टोटल एसेट में से जब हम करंट लायबिलिटीज को लेस करते हैं, अगर हम करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज को लेस करेंगे तो क्या निकल के आएगा? वर्किंग कैपिटल निकलेगी, कार्यशील पूंजी निकलेगी। लेकिन जब टोटल एसेट जिसमें कि आपकी फिक्स्ड और करंट दोनों ही ऐड रहती हैं, उनको में से करंट लायबिलिटी को घटाएंगे तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगी। कहने का मतलब है कि कितनी कैपिटल को हमने इन्वेस्ट किया हुआ है वो पता चल जाएगा हमें। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, Which among the following current assets represent amounts due from customers for which revenue has been recognized? निम्नलिखित वर्तमान संपत्तियों में से कौन ग्राहक द्वारा देय राशि को दर्शाती है जिसके लिए राजस्व को स्वीकार किया जाता है? प्रीपेड एक्सपेंस, प्रोदत्त व्यय, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नकदी और नकदी समकक्ष, इन्वेंट्रीज, माल, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, लेखा अभिग्रह है। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा सा लैंग्वेज टफ दे दी जाती है जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सीधा से कह रहा है कि जो करंट एसेट होती हैं उसमें से कौन ग्राहक द्वारा देय राशि को दर्शाती है, यानी कि कौन ऐसी राशियां हैं जो कि कस्टमर आपको पे करेगा। जैसे आपकी कंपनी है तो कस्टमर अब आपको पे करेगा, जिसके लिए आपको इनकम होगी या आप रेवेन्यू को एक्सेप्ट करेंगे, एज अ रेवेन्यू से एक्सेप्ट करेंगे, तो कौन सा हो जाता है? वो अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं। जो आपके दो तरह के होते हैं, एक हो जाता है अकाउंट रिसीवेबल्स, एक होता है अकाउंट पेएबल। पेएबल में जो आपको पे करना है, अकाउंट रिसीवेबल जो आपको मिलना है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये आपकी करंट एसेट है और अगर पेएबल होता तो वो हो जाती करंट लायबिलिटी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ग्रॉस प्रॉफिट रुपीज 8,25,000, कैरेज इनवर्ड 75,000, कैरेज आउटवर्ड 50,000, सैलरी टू ऑफिस स्टॉक 2 लाख, रेंट है, रेंट रिसीव हुआ है 25,000 का और अदर एक्सपेंसेस हैं 1,25,000 के। तो यहाँ पर क्या है, कोई डेटा दे रखा है किसी फर्म के, आपको क्या करना है? शुद्ध लाभ की गणना करें, आपको नेट प्रॉफिट निकालना है। इसमें क्या बताया है कि कुल लाभ यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट जो हुआ 8,25,000 का हुआ है, आगत वाहन व्यय है 75,000 के, निर्गत वाहन व्यय है 50,000 के, कार्यालय कर्मचारियों को वेतन दिया है 2 लाख का और प्राप्ति किराया है 25,000 का। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस है 1,25,000 के। तो आपको एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। यहाँ पर इन्होंने ऐसे ही बना के बता दिया है, इसका आप भी समझ सकते हैं या फिर आप बना भी सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट है और रेंट रिसीव हुआ है, ये दोनों क्रेडिट साइड अगर हम जो है अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में दोनों चीजें हमारी दिखाई जाएंगी। और डेबिट का साइड में क्या चीज आएंगी? डेबिट की साइड में आपका, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इन्होंने कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों दे रखा है। इनवर्ड जो होता है ये कहाँ दिखाया जाता है? ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, यहीं से सारी कंफ्यूजन आपको होगी। जो कैरेज इनवर्ड होता है उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर शामिल करते हैं, और जो आउटवर्ड होता है कैरेज आउटवर्ड जो होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, अप्रत्यक्ष व्यय होता है, जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो अगर यहीं पर कंफ्यूजन हो गई या फिर सब कुछ घटा दिया तो गलत हो जाएगा। इसको कैरेज इनवर्ड को शामिल नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में घटाया जा चुका है। तो यहाँ पर सिर्फ हम शामिल करेंगे जो हमारा कैरेज आउटवर्ड है, कितने का? 50,000 का। सैलरी जो ऑफिस स्टाफ को दी गई है 2 लाख की और अदर एक्सपेंसेस 1,25,000 के, इनको ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 3,75,000। अब यहाँ पर 8,50,000 जो कि क्रेडिट साइड है यहाँ पर आपका, और ये हो जाएगा डेबिट साइड हमारा। तो क्रेडिट बड़ा है, डेबिट छोटा है, तो क्या निकल के आ जाएगा? नेट प्रॉफिट कितना? 4,75,000 का। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर बनाना था,
सिर्फ यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना था, हमें क्या शामिल नहीं करना था, कैरेज इन वर्ड को शामिल नहीं करना था। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आते, आपको फॉर्मेट अच्छे से रटे होने चाहिए। इसके फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं आप लोग को क्लासेस की वीडियोस में, अगर नहीं देखी है तो एक बार वहां से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ अ ट्रेडर हैड 1400 यूनिट्स इन ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, परचेज 55,000 फिनिश यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर, लॉस्ट है 5,000 का फिनिश यूनिट्स टू द थेफ्ट, सोल्ड 25,000 यूनिट्स एंड टू 7,200 फिनिश्ड यूनिट्स होम फॉर पर्सनल पर्पसेस, और हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स विल हिज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शोज वैल्यूएशन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी है, उसके पास तैयार माल की प्रारंभिक रहती है जिस तरह से आपका जो रॉ मटेरियल होता है उसको ओपनिंग क्लोजिंग होता है, इसी तरह फिनिश गुड्स का भी होता है। तो उसके ओपनिंग स्टॉक में 1400 इकाइयाँ थी। वर्ष के दौरान उसने 55,000 तैयार इकाइयों को परचेज किया, खरीदा है। 5,000 इकाइयाँ चोरी की वजह से नष्ट हो जाती हैं उसकी, 25,000 इकाइयों को वो बेच देता है, और निजी उद्देश्य के लिए उसने 7200 रुपये यानी कि ड्राइंग्स किए हैं, जो गुड्स हैं उसको 7200 रुपये के निकाले हैं। अंतिम रहतिये के लिए तैयार माल की कितनी इकाइयों को उनके लाभ और हानि विवरण मूल्यांकन के तहत दिखाएगा। तो इतने सब जो आपका डिटेल्स दे रखी है उससे आपको क्या निकालना है, आपको एग्जैक्टली क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। वो सीधे सीधे भी कह सकता था, इतना कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है ना, वही सारी कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अगर आपको एक बार वो समझ में आ जाए तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले जो टोटल यूनिट्स अवेलेबल हैं हम वो देखेंगे। पहले जो 1400 उसके ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक में थे, और अब जो उसने परचेज किया है, तो 1400 थे, 55,000 उसने परचेज किया था, तो टोटल हो जाएगा यूनिट्स अवेलेबल जो है अब आपके पास वो 56,400 यूनिट्स है, 56,400 है। अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक निकालने का फॉर्मूला लगाना है। क्या है फॉर्मूला? टोटल यूनिट्स अवेलेबल माइनस जो यूनिट सोल्ड कर दिए हैं प्लस यूनिट टेकन फॉर पर्सनल यूज प्लस यूनिट लॉस्ट टू थेफ्ट, यानी कि जो उसने सेल कर दिए, जो उसके पर्सनल यूज के लिए उसने निकाल लिए, या फिर जो चोरी हो गए थे, उन तीनों को ऐड करके जो यूनिट अवेलेबल है उसमें से हमको लेस कर देना है। तो लेस करने पर कितना निकल करके आ जाएगा? 19,200, 19,200 यूनिट जो है वो हो जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए बस कि क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या चीज़ लेस करनी है, आपका आंसर निकल आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चे इतना बड़ा क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या निकालना है। कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिए कि कैसे निकाला जाता है। जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसमें परचेजेस को ऐड कर देना है, उसके बाद जितनी भी लॉस हो गया, कभी कभी लॉस बाय थेफ्ट होता है, कभी कभी फायर से हो जाता है, कभी कुछ उसमें माल जो था, कुछ गुड्स जो थे वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, तो उन सबको हमें लेस कर देना है। उसके बाद उसमें से लेस का जो आपके पहले जो टोटल अवेलेबल है उससे घटा देंगे, हमें पता चल जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक अब आपके पास कितना रिमेन रह गया है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। An income statement is a financial statement that summarizes the revenues, cost and expenses incurred during a specific period of time. Income statement is also known as। एक आय विवरण एक वित्तीय विवरण है जो एक विशिष्ट अवधि के दौरान राजस्व, लागत और व्यय का सार देता है। आय विवरण को इस नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं, जो कि समरी होता है रेवेन्यू, कॉस्ट और एक्सपेंसेस की, तो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो तैयार किया जाता है उसको और किस नाम से हम जानते हैं? प्रॉफिट अकाउंट, रेवेन्यू स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या फिर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट, उसे कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। जो इनकम स्टेटमेंट होता है वही आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अंडर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनीज इन इंडिया आर मैंडेटेड टू प्रिपेयर देयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन परफॉर्मेंस विद। लेखांकन अभिलेख और लेखा मानक के तहत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अनुसार भारत में कंपनियों को लाभ और हानि के विवरण तैयार करने के लिए अनिवार्य है। मॉडिफाइड कैश बेसिस, संशोधित नगद आधार, टैक्स बेसिस, कर आधार, अक्रूवल बेसिस, संबोधि आधार, या फिर कैश बेसिस, नकदी आधार। यानी कि जो भारत में, इंडिया में जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट तैयार किया जाता है वो किस बेसिस पर तैयार किया जाएगा ये पूछ रहा है। तो उसे अक्रूवल बेसिस पर, संभूति आधार पर या फिर उपार्जन आधार पे तैयार किया जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये किसने कहा था? तो इसे जो कहा था वो आपके कॉर्पोरेट अफेयर्स अंडर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है मिनिस्ट्री जो है उसकी, उसने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
अंडर विच अकॉर्डिंग प्रिंसिपल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। किस लेखांकन सिद्धांत के तहत वस्तु सूची लागत या वास्तविक मूल्य पर समादरत है जो भी न्यूनतम हो। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि जो हमारी क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको किस वैल्यू पर हम दिखाते हैं, किस वैल्यू पे दिखाते हैं, जो कॉस्ट होती है या फिर जो हमारी रियलाइजेबल वैल्यू होती है, मार्केट प्राइस होता है, दोनों में से जो कम होता है उस पर दिखाया जाता है। लेकिन ये किस सिद्धांत में बताया गया, किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में बताया गया है, प्रूडेंस में, डुअलिटी में, मटेरियलिटी में या फिर कंसिस्टेंसी में। तो उसे बताया गया है प्रूडेंस में। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो प्रूडेंस है आपका उसे ही रूढ़िवादिता सिद्धांत भी कहा जाता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो समझ में नहीं आते हैं, तो ऑलरेडी जो आप लोग पढ़े हुए हैं अगर वही वर्ड नहीं आ रहा है, कुछ नया आ रहा है तो वहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको लागत मूल्य या फिर जो वास्तविक मूल्य होता है, दोनों में से जो भी न्यूनतम होता है, लेस होता है, उस पर ही दिखाया जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट वर्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द एक्सेस ऑफ इट्स टोटल एसेट्स ओवर। किसी संगठन के कुल मूल्यांकन का अर्थ इनमें से किसके ऊपर उसकी कुल संपत्तियों की अधिकता है। टोटल इनकम की, टोटल एक्सपेंस की, टोटल लायबिलिटीज की, टोटल कैपिटल की। यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे आपसे नेट वर्थ का फॉर्मूला पूछा है कि कैसे निकाला जाता है। तो जब हम टोटल एसेट में से जो टोटल लायबिलिटीज होती है उसको लेस कर देते हैं तो हमारी नेट वर्थ निकल आती है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है कि कुल संपत्तियों की अधिकता है, तो कुल संपत्तियां मतलब जो टोटल एसेट जो है वो किससे ज्यादा होनी चाहिए, तो वो टोटल लायबिलिटीज से होनी चाहिए। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। कौन सा वित्तीय विवरण कंपनी की लाभप्रदता को दर्शाता है। बैलेंस शीट, तुलन पत्र, इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण, नोट्स टू अकाउंट्स, लेखा के लिए नोट्स, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, नगद प्रवाह विवरण। तो यहाँ पर कौन सा वित्तीय विवरण जो है वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी प्रॉफिट में है लॉस में। सीधी सी बात है, कौन सा हो जाएगा, इनकम स्टेटमेंट। अगर इसकी जगह प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होता तो वो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लाभ हानि खाता, जिसे कि हम आय विवरण के तौर पर भी जानते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना लिख करके इनकम स्टेटमेंट लिख दिया है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक रिकंसिलिएशन इज प्रिपेयर्ड बाय द। बैंक समाधान किसके द्वारा तैयार किया जाता है। डेटर्स, बैंक, बिजनेस, क्रेडिटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबको कई बार इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं आप लोग को। कौन उसे प्रिपेयर करता है, उसे प्रिपेयर जो व्यापारी होता है या फिर जो बिजनेस जिसका होता है उसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर ये ना लिख करके कि यहाँ पर कस्टमर भी लिखा हो सकता था, ग्राहक भी लिखा हो सकता था, बिजनेस लिखा है, व्यापार। यहाँ व्यापार से मतलब है जो व्यापारी है, जो बिजनेस कर रहा है वो प्रिपेयर करता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये आप लोग का कंप्लीट हो गया जो सेकंड बैच का था। इसका फर्स्ट बैच का नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपके, जो फर्स्ट बैच में कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। अगर आपको पूरा प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, तो आपके जो और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी 100 क्वेश्चंस टोटल हैं, तो वो बाकी के भी रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग को करवा दूंगी। तो कमेंट कर दीजिएगा जैसा भी आप लोग चाह रहे हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।